चलो आओ बात करेंगे भाई ऑप्टिक्स की। हाँ, किसकी चर्चा होगी बोलो? ऑप्टिक्स की चर्चा तो वैसे पहले भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन दोबारा करते हैं। आओ एक बार ऑप्टिक्स की चर्चा होगी। और सभी लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स के भाई दो पार्ट हैं। एक तो है रे ऑप्टिक्स और दूसरा जो पार्ट है भाई वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वही है जो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा और इसको तुम थोड़ा थोड़ा जानते हो कि ये क्या होता है। और वेव ऑप्टिक्स तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। तो रे ऑप्टिक्स में 4 चैप्टर कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, दूसरा चैप्टर बोलो कौन सा? रिफ्रैक्शन, तीसरा चैप्टर नहीं सर डिस्पर्जन, चौथा चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बात सही है? और वेव ऑप्टिक्स में बोलो कितने चैप्टर? 2, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। मजे की बात सुन लो भाई, ये वाला जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है सिलेबस से। सो बेसिकली अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही तुम लोगों की रे ऑप्टिक्स शुरू होती है। किससे स्टार्ट होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। समझाने पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि थ्योरी वगैरह तो तुम लोगों के पास में लिखी हुई है, वो सब लोगों ने लिख रखी है, तो समझने पे ज्यादा जोर देंगे। शुरुआत करेंगे किससे बोलिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो आइए स्टार्ट करें रिफ्रैक्शन से। कहां से शुरुआत करें? रिफ्रैक्शन से। क्या होता है भाई रिफ्रैक्शन? बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं, जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइट के इसी बेंड होने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब इसी बात को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि whenever light goes from one medium to another, it bends. This bending of light is called refraction of light. So basically refraction का मतलब क्या है भाई? refraction का मतलब है bending of light as it goes from one medium to another। ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी। अच्छा, अगर हम लोग पूरी ऑप्टिक्स की बात करें तो ये जो बेंडिंग है ना, बेसिकली 2-3 जगह आती है। आगे भी तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। एक तो रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, डिस्पर्जन में भी बेंड होती है, लेकिन वहां पर बेंडिंग प्रिज्म से होती है। किससे होती है? डिफ्रैक्शन में भी लाइट बेंड होती है, लेकिन वहां पे कोई ऑब्स्टेकल होता है उसके पाथ में। क्या होता है? ऑब्स्टेकल। सो बेसिकली 3 जगह लाइट बेंड होगी अभी जब मीडियम चेंज हो। और मीडियम्स के ब्याह पे अगर हम लोग बात करें तो देखो मीडियम कई टाइप के होते हैं। इधर देखो जरा, मीडियम्स की चर्चा करेंगे हम लोग। देखो मीडियम जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रेयरर और डेंसर। बहुत बढ़िया, 2 ही तरीके के मीडियम होते हैं। चलो बताओ जरा, रेयरर मीडियम कौन है भाई? स्पीड की लाइट या लाइट की स्पीड? रेयरर मीडियम वो है जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो? ज्यादा, लेकिन रिलेटिवली। इस बात को जरूर समझो, लाइट की स्पीड ज्यादा हो लेकिन कैसे? रिलेटिवली।
डेंसर मीडियम वो है जिसमें लाइट की स्पीड कम हो लेकिन रिलेटिवली, और मैं ये बात रिलेटिवली क्यों बोल रहा हूं इसका भी अर्थ समझो जरा। रिलेटिवली बोलने का मकसद है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, सपोज करो स्पेस की यानी कि वैक्यूम की और एयर की, समझना, इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो स्पेस के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है और एयर के अंदर लाइट की स्पीड, तो इन दोनों के कंपैरिजन में स्पेस एक रेयरर मीडियम है और एयर कैसा मीडियम है? बात सही है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं एयर और वाटर में, किसमें कंपेयर करूं? एयर और, तो ध्यान से देखो एयर में लाइट की स्पीड इसके मुकाबले ज्यादा है, तो अब यहां पे एयर कैसा मीडियम हो गया और वाटर कैसा मीडियम हो गया? डेंसर। इस बात को जरूर समझो, ऐसे नहीं लिख सकते हम कि रेयर मीडियम है तो इसमें लाइट की स्पीड हमेशा ज्यादा ही होगी और डेंसर है तो हमेशा कम होगी। रिलेटिवली है, हाँ, वैक्यूम हमेशा एक रेयर मीडियम होगा क्योंकि उससे ज्यादा लाइट की स्पीड किसी में भी नहीं होती। तो रेयर मीडियम वो है जिसमें लाइट स्पीड मोर, बोलो सही है। और डेंसर मीडियम वो है जिसमें लाइट की स्पीड क्या है? लेस। तो जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है भाई वो रेयरर, है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक, और फिर हम इधर कह दें कि ये एक डेंसर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है? रेयरर। अगर हम इसकी बात करें और हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल कर रही है, सपोज करो ऐसे रेयरर से डेंसर लाइट ऐसे आई, तो जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो कैसे बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो पॉइंट है ये क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इस वाली रे को क्या बोलेंगे? बोलो, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलेंगे भाई इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, सही है। और ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? बोलो, बहुत बढ़िया। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो तुम यहां पे एक बात देख पा रहे हो कि जब लाइट रेयरर से डेंसर आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, और जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी, सपोज ऐसे जाती है, तो कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात सही है। अच्छा, मान लो कोई ये पूछ ले मुझसे कि भाई रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? व्हाट इज बेसिकली द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कोई बच्चा जानता हो तो बताओ, रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है? बिल्कुल सही। रिफ्रैक्शन का कारण यह है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो हर एक मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट। बात चमकी? हाँ ना, बोलो भाई। उतार लो, इतना छोटा, ये शॉर्ट है, इसको उतार लो। आगे बढ़ेंगे। आइए, सबसे जरूरी बात क्या पढ़ें? बोलो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली बात मैं लिखवाता हूं, वैसे वो लॉ तो नहीं है, लेकिन उस पर 1 नंबर में सीबीएसई में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है क्या? पहले सुन लो, फिर मैं लिख दूंगा। जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन उसका फेज और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। सो 2 चीजें हैं जो चेंज होती हैं, 2 चीजें हैं जो चेंज नहीं होती। क्या क्या चेंज होता है? वेलोसिटी और वेवलेंथ लाइट की क्या हो जाती है? चेंज। वेलोसिटी और वेवलेंथ लाइट की क्या हो जाती है? क्या चेंज नहीं होता? फेज और फ्रीक्वेंसी, ये जो है ये नहीं चेंज होगा। और इसी बात के ऊपर
ये जो बात है इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में आ रखा है। सवाल ये था कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। सो आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट इट नाइदर डिक्रीजेज नॉर इंक्रीजेज, इट रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। साथ के साथ एक और सवाल यह भी पूछा गया कि बता भाई फ्रीक्वेंसी सेम कैसे रहती है। सेम ऐसे रहती है क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है v, उसका फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू लैम्डा, है ना भाई? हाँ ना बोलो। तो न्यू का फॉर्मूला क्या आया? वेलोसिटी बाय लैम्डा। तुम ध्यान लगा के देखो, वेलोसिटी और लैम्डा दोनों चेंज होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के असर को नलीफाई कर देते हैं और इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी क्या रह जाती है? कांस्टेंट। इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या रह जाती है? कांस्टेंट। बात समझ में आई? सो बेसिकली पहली बात तो ये हुई कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, फेज और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी बदल जाएगी। समझ आ गया भाई? पहली चीज। दूसरी चीज, जो दूसरा लॉ है वो सबसे आसान है, 10वीं में भी पढ़ा था। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पक्की बात। फिर से मैं डिक्टेट कर देता हूं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जरूरी जो है ना वो तीसरा लॉ है। तीसरा लॉ क्या कहता है? कहता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू। क्या ले लो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू। न्यू नहीं, म्यू, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो साइन आई से। किससे? आंसर हमेशा आएगा कांस्टेंट। म्यू की मल्टीप्लाई किससे कर दो? साइन आई से। आंसर हमेशा क्या आएगा? स्टेटमेंट बनती है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। कई लोगों को यह बात थोड़ी अटपटी सी लगेगी क्योंकि उनको तो यह पता है कि जो फॉर्मूला है वो ये होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, और इसको हम कहते क्या हैं? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? लेकिन ये स्नेल्स लॉ इसी स्टेटमेंट से डिराइव्ड है जो मैं अभी तुमको 1 मिनट में करके दिखा दूंगा कि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर का जो मेन फॉर्म है वो ये है। क्या तुमको इतनी सी बात समझ आई? इतना उतार लो, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं। फटाक से उतारो इसको एकदम तेजी में। कहते हाँ भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कोई कहता जी मेडिकल स्टोर है हमारे पापा का, चलो दवाई के पत्ते लाना कल। सबसे फ्री में काम निकलवाते थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। यहीं सेक्टर 16 रहते थे रोहिणी, मेरा घर से आना जाना था क्योंकि मैं बहुत जुगाड़ू आदमी था। ये कार्य बहुत जरूरी है। मैंने उनके बच्चों को गेम खेलने का चस्का चढ़ा दिया था, समझे नहीं? मुझे तो उनके घर बैठना था ना भाई, क्योंकि हमको क्या पढ़नी थी? फिजिक्स। नाम बाबूलाल हो लेकिन अगला एचओडी था फिजिक्स का, उसे फिजिक्स बहुत आती थी और हमें वो सीखनी थी। हमने उनकी कमजोर नस पकड़ ली कि उनको बनवाना था कंप्यूटर, और हमें कंप्यूटर ज्यादा आता नहीं था, बट हमने दिमाग पूरा चलाया। हमने उनका कंप्यूटर पूरे 3 साल ठीक नहीं होने दिया, और वो भी इतने अव्वल दर्जे के कंजूस थे कि नया कंप्यूटर, और हम उनके कंप्यूटर में जानबूझ के गेम इंस्टॉल कर देते थे उनके बच्चों के लिए। फिर वो गेम खत्म हो जाती थी या कई बार करप्ट हो जाती थी, तो उनके बच्चे नई गेम मांगते थे। तो इस बहाने से हमारा आना जाना चलता रहा। कुल मिलाकर के हमारी प्रैक्टिकल की फाइलें चेक होती रहीं उनके घर पे। हमें कॉलेज से जल्दी भागने में बहुत मदद मिली। अब इससे ज्यादा और क्या कहें? आओ आगे बढ़ा जाए। तो जो हम लोगों ने लॉ लिखा भाई, क्या लॉ था? आओ इसको ध्यान में रखेंगे। लॉ है कि म्यू इंटू साइन आई बराबर क्या आएगा? कांस्टेंट।
अब देखो एक साथ कुछ डेरिवेशंस मैं तुम लोगों को करवाऊंगा, शांति से जरा समझ लो। एक डायग्राम में बड़ी सारी डेरिवेशंस देखेंगे। सबसे पहले तो इसी की डेरिवेशन देखते हैं। देखो इसके लिए ना हम लोगों को एक ग्लास स्लैब बनानी पड़ेगी, जैसे हमने ये बनाई, ठीक है भाई। और इसको यहाँ से थोड़ा सा, अरे दादा तुम यहीं आ जाओ भाई, इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं ऊपर जो है एक रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। ये एक ग्लास स्लैब है, अंदर ऑब्वियस सी बात है ग्लास है तो एक डेंसर मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और वापस बाहर एयर है तो रेयरर मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, μ1। अब एक रे ऑफ लाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो तो उसके लिए पहले तो मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं, ये देखो मैंने नॉर्मल बना लिया, ठीक है। और अब जो है एक रे ऑफ लाइट बनाएगा, मैं किस कलर से बनाए, चलो वाइट से ही बनाते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। अब ये भाई बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे, सही है। अब फिर से अगर एक नॉर्मल हमको ऐसे बनानी पड़ेगी यहाँ से, ये देखो। तो अब जब ये वापस डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी तो अब ये कैसे बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंड हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा I2, और ये क्या हो जाएगा R2, सही है। एरो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ऐसे एरो लगाइए आप कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। और मान लीजिए अपन यहाँ पर ऐसे एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्लेन मिरर। ये हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया, बोलो सही है। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाली लाइट ऐसे सीधी गई होती, ऐसे ही जाती, ऐसे ही तो जाती ना। ये वाली जो रे निकली है इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे। ये इसके पैरेलल है, सबसे पहली बात तो ये, बोलो सही है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या काम किया, कंस्ट्रक्शन को रेड कलर से बना देते हैं और स्ट्रेट ही ले लेते हैं। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। इसका नामकरण संस्कार कर दो, तो इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, इसको ले लो D, ठीक है। ये एक पॉइंट है P, इसको ले लो Q, इसको ले लो R, और इस पॉइंट को क्या ले लो, S, सही है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा डेल्टा। क्या होगा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोला जाता है इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम क्लियर हुआ, सबसे पहली बात। दूसरा, ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है, इस दूरी को यहां से लेके ये यहां तक की जो दूरी है, इसको हम लोग लेंगे t। क्या लेंगे भाई, t। बोलो क्लियर। अब सबसे पहले एक बात समझो, स्नेल्स लॉ डिराइव करने की कोशिश करते हैं अपन लोग, ठीक है। हमने लॉ क्या पढ़ा, हमने लॉ ये पढ़ा था कि म्यू इनटू में साइन आई किसी भी मीडियम के लिए क्या रहेगा, ये हमने पढ़ा था, सही है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले को ए पॉइंट पर अप्लाई करता हूं, जब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, बोलो सही है। रेयरर से कौन से मीडियम में आ रही है,
डेंसर मीडियम में। ध्यान से देखना, तो ये लॉ अप्लाई होगा तो देखो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा μ1 इंटू में साइन I1 बराबर कांस्टेंट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, बोलो सही है। अब क्योंकि मैंने यहां पे प्लेन मिरर लगाया है और प्लेन मिरर की मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताता हूं, इसको हम लोग कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कि इफ आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड देन द लाइट विल रिट्रेस इट्स एंटायर पाथ। हिंदी में समझा देता हूं क्या है कि अगर तुम ऐसा करते हो, साफ सी बात कि अगर लाइट के रास्ते में प्लेन मिरर लगा देते हो तो लाइट उसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। तो क्योंकि ये इस रास्ते से आई थी, यहां तुमने प्लेन मिरर लगा दिया तो देखो ये यहीं से ऐसे वापस भी हो जाएगी। बोलो सही है। तो जब लाइट वापस जा रही है अपोजिट पाथ के लिए, अगर इसी पॉइंट P पर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, या ये जो लॉ हमने पढ़ा उसको मैं लगाऊं P पॉइंट पर, कौन से पाथ के लिए? रिवर्स पाथ। कैसा? यहां से यहां, तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। देखना ध्यान से, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इनटू में साइन। जब लाइट ऐसे जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? अरे जोर से बोलो यार, लाइट ऐसे जाएगी वापस तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो साइन R1 बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। तो ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, देखना जरा, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि μ1 इंटू साइन I1 इज μ2 इंटू साइन R1? बोलो सही है। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? इस R1 को इधर ले लो अगर, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1। μ2 अपॉन μ1 का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको लिखने, अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैसा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंपैरिजन में जब मैं कहता हूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इसका मतलब होता है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के कंपैरिजन में। जब मैं कहता हूं एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो वो μ2 बाय μ1 होता है। बोलो सही है। दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का एक और तरीका भी है कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2μ1, बात एक ही है, 2 नीचे μ1, और इसी को हम जनरली क्या लिख देते हैं? म्यू। और अगर मैं ये लेट कर लूं कि I1 है I और R1 क्या है, तो देख म्यू बराबर क्या आया? साइन I बाय साइन R। मेरे भाई ये फॉर्मूला ही तुम लोगों को 10वीं में पढ़ाया गया था और इसी को क्या नाम दिया गया था? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये डेरिवेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि तुमको स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए, और मैं तुमको दोबारा से एक बार स्नेल्स लॉ लगाना सिखा देता हूं। समझो मेरी बात को, इधर समझना। ये मान लो ऐसे है, ठीक है, ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक, ध्यान से समझ लेना, एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। डेरिवेशन भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज तक कभी पेपर में नहीं पूछी गई, ठीक है। एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल नहीं होंगे। जैसे मान लो लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई, ये एंगल है मान ले x और ये एंगल मान ले क्या है? इधर का, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो μ1 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हो, तो अब इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लग सकता है। तुम्हें ये नहीं लगाना कहीं भी साइन I बाय साइन R ना। तुम स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? देखो, तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? लिख μ1 मल्टीप्लाई, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? x,
तो लिख μ1 मल्टीप्लाई साइन x बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 मल्टीप्लाई इधर का एंगल कितना है साइन y। ये तेरे लिए स्नेल्स लॉ है, साइन आई बाई साइन आर नहीं। और समझ ले एग्जांपल, मैंने प्रिज्म फॉर्मूला करवाया था ना, देख थोड़ा और बड़ा करें, चल ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? ये देखियो, ऐसे गई थी रे ऑफ लाइट, मान ले फिर ऐसे गई और फिर मान ले ऐसे चली गई, सही है मेरे भाई? हमने जब नॉर्मल बनाया था, इस पे इस तरफ बना रहा हूं, ऐसे बना था नॉर्मल, हालांकि इसको मैं पढ़ाऊंगा जब आगे जाऊंगा तो, ठीक है? अबे हाँ ना बोलो यार। तो जैसे ये एंगल था I1, ये एंगल था R1, अबे था कि नहीं था? हाँ ना बोलो। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था μ1 और प्रिज्म का कितना लिया था? जब मैंने इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाया था तो मैं लिखूंगा कि μ1 इंटू साइन I1 बराबर μ2 इंटू साइन R1। यही लगाया था मैंने, याद करो। इस R1 को इधर लेके गया था, कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूं, बेसिक पढ़ा रहा हूं। साइन I1 बाय साइन R1 बराबर μ2 बाय μ1, इसी को हमने क्या ले लिया था? और जब एंगल बहुत छोटे थे तो हमने साइन I1 को I1 और साइन R1 को R1 हमने लिख दिया था कि I1 बटे R1 बराबर म्यू, तो याद कर I1 बराबर म्यू R1, ये आया था डेरिवेशन में। ये प्रिज्म फॉर्मूला की डेरिवेशन का एक पार्ट है भाई। तो ये स्नेल्स लॉ तुमको लगाना आना चाहिए। 12वीं में ये बहुत कम लगेगा, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। ये जो फॉर्म मैंने ये वाली जो समझाई है, ये सबसे ज्यादा यूज होगी। बात खोपड़ी में घुसी, अब उतार ले। बड़ा करूं? कॉम आ गया भाई एकदम। देखो आप करो भाई शुरू। क्या बोलते हैं भाई? लाइट्स कैमरा एक्शन, स्क्रीन रोल कि नहीं, स्क्रीन रोल कैमरा रोल। चल छोड़ो, तुम्हें कौन सा डायरेक्टर बनना है यार, इधर आ जाओ। अब इसमें ना इसी डायग्राम से एक डेरिवेशन और आती है। डेरिवेशन क्या आती है? चलो इधर ही करते हैं, इधर करते हैं, आओ। इसको कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट सिलेबस में है तो कर लो। देखो सिंपल सी डेरिवेशन है, इधर देखो, ध्यान दो कैसे होगी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यार ये है आर एस, तुम्हें इस आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखो इन ट्राइंगल, इधर देखो साथ के साथ, पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस। इस ट्राइंगल में अगर मैं निकालूं साइन डेल्टा, क्या निकालूं? तो साइन डेल्टा क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? आर एस। परपेंडिकुलर क्या है? और हाइपोटेनस क्या है भाई? पी क्यू। अब हमको निकालना तो ये आर एस है ना, तो ध्यान से देखो, आर एस बराबर क्या हो गया? पी क्यू साइन डेल्टा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब ये आर एस निकालने के लिए तुम्हें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? अब इस पी क्यू को कैसे निकालें? देखो जरा ध्यान से, अगेन एक और ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, पी क्यू आर। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू कॉस R1, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या है भाई? पी आर। तो पी क्यू बाय क्या हो गया? पी आर। तो अगर मैं पी क्यू निकालूं तो बोलो क्या आएगा? मैंने सही लिखा है क्या? निकालना तो पी आर चाहिए ना हमको। साइन डेल्टा बराबर, अबे हाँ यार ये पी क्यू लिख दे, बोलोगे नहीं तुम लोग।
ये पास पास लिखे हुए हैं, इधर देखियो, हाइपोटेनस पी आर है कि पी क्यू है? अबे क्यू तो ये पॉइंट है ना, तो पी आर हुई ना हाइपोटेनस। यार मैं कह रहा आ नहीं रहा आंसर सा, चक्कर क्या है? पी आर हमको किसकी वैल्यू चाहिए? तो पी आर बराबर क्या होगा? पी क्यू अपॉन में कॉस, और देखियो पी क्यू किसके बराबर है? टी के, तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं? टी अपॉन में कॉस। बोलो सही है? इसकी वैल्यू उठा के इधर पुट कर दे भाई, तो देखियो आर एस बराबर क्या आएगा? पी आर की जगह टी अपॉन में कॉस आर वन इंटू में साइन। अच्छा डायग्राम से देख जरा, फ्रॉम फिगर, इधर देखियो, ये पूरा एंगल I1 इस पूरे एंगल के बराबर नहीं होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर कि I1 बराबर किसके होगा? R1 प्लस, तो डेल्टा बराबर, और यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन से एंगल्स, तो डेल्टा बराबर क्या आया? I1 माइनस, ये डेल्टा की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दूं, तो ध्यान से देख, आर एस बराबर क्या आएगा? टी अपॉन में कॉस आर वन ब्रैकेट में साइन I1 माइनस में R1, और यही तुम्हारी एक्सप्रेशन है किसकी? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। इसको याद रखना बहुत आसान है, दो ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है, पहले ट्राइंगल में साइन डेल्टा, दूसरे ट्राइंगल में कॉस R1, खत्म, डेरिवेशन हो जाएगी। समझ आ गया? आज जो भी पढ़ाया दिमाग में घुसा? अगली क्लास से शुरू करेंगे, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे TIR, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साथ के साथ इसके न्यूमेरिकल। आज की क्लास तो एक तरीके से बेसिक क्लास थी, ठीक है? अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्या? TIR। तो इसको पढ़ के आना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है भाई? चलो।